दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों आज की प्रमुख खबरें जो आपके सामने जिक्र करते हैं। आज की प्रमुख खबरों में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अब ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। साथ ही साथ हरियाणा के चुनाव का भी जिक्र करेंगे। उसके अलावा वक्फ बिल जेपीसी को सौंप दिया गया है, जेपीसी अब इसमें राय ले रही है, इसका भी जिक्र करेंगे। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट ने 177 दिन के बाद जमानत दे दी है, तब अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कहा है कि मैं दिल्ली वासियों के घरों पर जाऊंगा, यानी मैं अपने वोटरों के घर पर जाऊंगा और सबसे जाकर अपनी बात कहूंगा। अगर दिल्ली वाले मुझे फिर से वोट देते हैं, फिर से मुझे सत्ता देते हैं, कमान सौंपते हैं, तब मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठूंगा, अन्यथा मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में पकड़कर जेल में डाल दिया था और जेल में वो 177 दिन रहे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को, मेरे नेताओं को तोड़ने का साजिश बीजेपी रच रही है। साथ ही साथ मेरी पार्टी को खत्म करने का भी प्लान बीजेपी ने तैयार कर रखा है। केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आरोप पे आरोप लगाए बीजेपी पर। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर लोग, राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है। दोस्तों, मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती थी, मेरे एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें रिश्वत का ऑफर किया गया, मेरे एमपी को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्हें रिश्वत का ऑफर दिया गया। साथ ही साथ उन पर ईडी और सीबीआई के छापे डालने के डर दिखाए गए ताकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट जाए और इसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के चोटी के नेता मनीष सिसोदिया जो काफी दिन के बाद जेल से निकले हैं, उसके अलावा संजय सिंह लगभग 6 महीने जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल खुद 177 दिन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी लगातार बिना सबूत के हमले कर रही है, बिना सबूत के पार्टी को खत्म करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ जाए और राजनीति से बाहर हो जाए। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति को शुगर है, जो शुगर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और उन्हें जितनी यूनिट यानी इंसुलिन मिलना चाहिए उतनी क्वांटिटी में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। बीजेपी मेरे पति को मारने की कोशिश कर रही है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव भी बना गया। बीजेपी के कई तरह के बयान आए कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार चलाते हुए उन्हें कई बार सोचना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बीजेपी के जुल्म और सितम से डरने वाले नहीं हैं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हालांकि हमें भरपूर तौर से सताया जा रहा है। सीबीआई और ईडी लगातार हम पे छापे मार रही है और
जिसका अदालत में ईडी कोई सबूत भी नहीं दे पाई है। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो बाहर आने के बाद वो और ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इसलिए लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है, केजरीवाल 2 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री के नाम की रेस में 2-3 नाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के उभर कर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री हैं आतिशी, जो एक सुलझी हुई नेता हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी दिल्ली के सीएम की रेस में सबसे आगे है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मानसून सत्र के दौरान जब वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया गया सरकार के द्वारा, तब लोकसभा और राज्यसभा में इसका भारी विरोध हुआ। इंडिया गठबंधन और उसके साथियों ने, MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड बिल को लेकर साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि सरकार को वक्फ बोर्ड बिल को नहीं छूना चाहिए, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जब यहाँ पर मुस्लिम रियासतें थीं, जब मुस्लिम लोग थे, जमींदार लोग थे, उनकी जो संपत्तियाँ पाकिस्तान जाने के बाद बच गई थी, राजाओं की जो संपत्तियाँ बच गई थी, उनकी जो जमीनें थी, उनके जो मकानात थे, उनके जो प्लाट थे, वो जो बच गए थे और वो जो बंटवारे में पाकिस्तान चले गए मुसलमान,
उसके बाद जो संपत्तियां यहाँ पर रह गई वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड बिल के अंडर में आ गई। 1956 में वक्फ बोर्ड गठित किया गया और वो जो संपत्तियां थी जो जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं था, जो दुश्मन संपत्ति भी कही जाती है, वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आ गई और तब से वक्फ बोर्ड बाकायदा काम करने लगा। कई राजनीतिक नेताओं का आरोप है कि सरकार की उस पर गंदी नीयत है। बता दें कि 9,40,000 एकड़ जमीन भारत में वक्फ बोर्ड की है। कई मुस्लिम नेताओं और धार्मिक उलेमाओं का यह आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जाना चाहती है और उन्हें अपने अंडर में लेना चाहती है। वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन करने के बाद सरकार ने बिल पेश किया था। उस बिल के पेश होने के बाद जब उसमें हंगामा हुआ तो वो वापस जेपीसी को भेज दिया गया। अब जेपीसी उस पर लोगों की राय ले रही है। 30 सितंबर को कहीं जाकर फिर जेपीसी पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करेगी। जेपीसी को अपनी राय भेजने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने और कई लोगों ने एक QR कोड जारी करके वहां पर अपना ईमेल भेजकर अपना एहतजाज यानी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहा गया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भारतवर्ष में सेना और रेलवे की संपत्ति के बाद तीसरा नंबर पर आती है। इन सब राय के बाद जेपीसी जब 30 सितंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी, उसके बाद संसद क्या फैसला लेती है, बिल वापस भेजा जाएगा या बिल पास हो जाएगा, ये बात की बात। अब बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी आ गई है। 5 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होनी है। 12 सितंबर की तारीख नामांकन की तारीख शुरू हो गई है। साथ ही साथ अब कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अभी क्लियर नहीं हुआ है। हरियाणा की विधानसभा 90 सीटों की विधानसभा है। इसमें मायावती ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी ताल ठोक दी है। साथ ही साथ और कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने की उम्मीद, लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, कांग्रेस कम सीट दे पा रही है। इस वजह से ये गठबंधन क्लियर नहीं हो पाया। भाजपा सरकार वहां पर थी तो वहां के किसान नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए हरियाणा में जिंद जिले की उचाना सीट विधानसभा सीट में एक अनाज मंडी है। किसानों ने एक महापंचायत बुलाई जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की उपेक्षा की है, किसानों के अधिकारों का हनन किया है, किसानों की किसी बात को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं सुना। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें MSP नहीं दी गई, महंगाई कहीं कम नहीं हुई। इन्हीं आरोपों को साथ लेकर किसान बेहद और खासे नाराज दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज के भी बगावती सुर पनपने लगे हैं। उन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने उनका जवाब भी देना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं है। रेसलिंग की दुनिया को छोड़कर सियासत की दुनिया में कूदने वाली विनेश फोगाट भी वहां से चुनाव लड़ रही है, हरियाणा से विधानसभा का, और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी का असली और नकली चेहरे को बताते हुए बीजेपी की बहुत सी कमियां गिनाई हैं। सबने मेहनत कर रखी, सबका अपना अधिकार है लड़ने का, और हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपने लोगों से अपील करेंगे और हम सब के बीच में जा रहे हैं। बहुत चीजें हैं जो हमें करनी है। कांग्रेस सरकार आएगी तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे, हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी
एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। बता दें कि विनेश फोगाट को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया जानती है। विनेश फोगाट एक नामी गिरामी महिला पहलवान है जिन्होंने हाल ही में रेसलिंग से इस्तीफा देकर अब सियासत की दुनिया में आ गई है और कांग्रेस के टिकट पर ढोलान से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना पाएगी या नहीं, ये तो अब समीकरण वोट डलने के बाद ही एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये है कि अब बीजेपी के लिए राह हरियाणा में आसान नहीं है। दोस्तों, न्यूज़ दर्पण टीवी पर जो पेशकश जो खबरें हम आपको दिखाते हैं, हमें आपकी कीमती राय का यानी आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, आपको खबर अच्छी लगी हो तो हमारी खबरों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।